Hello peoples, I am Yogesh Chauhan and you are watching Explained Series 360। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है इनर्शिया। तो आज के लेक्चर में नई बात क्या होगी कि हम जो है रियल लाइफ के एग्जांपल लेंगे और उनसे अपना कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे, बजाय इसके कि पहले हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं और फिर जो है हम उसके एग्जाम्पल देखते हैं। तो आज हम खुद से अपना ये कॉन्सेप्ट डेवलप करने वाले हैं इनर्शिया के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले जो है एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। मान लीजिए आप ट्रेवल कर रहे हैं, ये बस फ्लोर है और आप जो है बस के अंदर है। इनिशियल पोजीशन जो है बस की वो रेस्ट पर है। ये हो गया हमारा बस का फ्लोर, ये हो गए आप। तो अब क्या है कि इनिशियल पोजीशन में बस जो है रेस्ट पर है, इनिशियल पोजीशन में। तो अब क्या है कि बस ने जैसे ही मोशन में आना स्टार्ट किया और अपनी एक वेलोसिटी अटेन करती है, तो आप देखते हो कि जो आपकी अपर बॉडी है वो बैकवर्ड मोशन में जाती है। आपको एक जर्क फील होता है और जो आपकी लोअर बॉडी है वो फॉरवर्ड मोशन करती है, वो आगे की तरफ जाती है। और आपकी जो अपर बॉडी है वो बैकवर्ड मोशन में हमें फील होता है कि वो बैक जा रही है और हम जो है गिर सकते हैं अगर ये सडन मोशन आता है तो अब आप इसमें देख सकते हैं कि ऐसा जो है हमारे साथ क्यों हुआ है। उसका रीजन हमें मिलता है कि हमारी जो अपर बॉडी है, अपर बॉडी ने बैकवर्ड मोशन क्यों किया है और जो हमारी लोअर बॉडी है उसके पास जो है फॉरवर्ड मोशन क्यों आया है। और जबकि मोशन की जो डायरेक्शन है बस की मोशन की डायरेक्शन जो है ये हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन है। ये हमारी जो है ये फॉरवर्ड हमने कंसीडर किया है और ये डायरेक्शन जो है एक्स डायरेक्शन, ये एक्स डैश है और ये हमारी बैकवर्ड डायरेक्शन है। तो इसको समझने के लिए जो है वो इनर्शिया का कॉन्सेप्ट आता है साथ। इनर्शिया जो है अगर हम उसको देखें तो इनर्शिया का मतलब अगर हम देखते हैं तो इनर्शिया का मतलब है इनएक्टिविटी। इनर्शिया का मतलब है इनएक्टिविटी। तो ये जो अभी हमने एग्जांपल लिया है, अगर हम इसको फिगर ए लिखते हैं तो इस एग्जांपल में आपने देखा कि जो हमारा लोअर बॉडी है, तो लोअर बॉडी जो हमारी है ये वाली, तो ये कांटेक्ट में है बस के साथ, बस के फ्लोर के साथ जो है ये कांटेक्ट में है। तो यहां पर आपने क्या देखा कि जो मोशन का ट्रांसमिशन है, मोशन का ट्रांसमिशन जो है वो लोअर बॉडी के ऊपर जल्दी हुआ है कंपेयर अगर हम करें अपर बॉडी पर, क्योंकि अपर बॉडी जो है इससे एक डिस्टेंस पर है, लोअर बॉडी जो है वो बिल्कुल ही कांटेक्ट में है। तो यहां पर हमें एक चीज देखने को मिली है कि जो हमारा ट्रांसमिशन का रेट है कि जो रेट ऑफ ट्रांसमिशन है, रेट ऑफ ट्रांसमिशन, तो ये भी हमारे इनर्शिया को जो है अफेक्ट कर रहा है। अभी आपने देखा कि मोशन जैसे ही मोशन आना स्टार्ट हुआ बस के अंदर, तो ये जो मोशन प्रॉपर्टी है, ये जो पार्टिकल की प्रॉपर्टी है मोशन की, तो मोशन जो है सबसे पहले अपने पास वाली चीज में ट्रांसमिट होगा, तो वो लोअर बॉडी के अंदर ट्रांसमिट होता है और लोअर बॉडी जो है फॉरवर्ड मोशन करती है। अपर बॉडी जो है हमारी वो कुछ डिस्टेंस पर है बस के फ्लोर से, तो वो बैकवर्ड मोशन ना करके ये क्या चीज है, वो अपने खुद को रेस्ट पर रखने की ही कोशिश करती है। जो उसकी इनिशियल पोजीशन थी वही अपना पोजीशन जो है वो अटेन करने की कोशिश करती है, और जो हमारी लोअर बॉडी थी वो बस के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करती है। तो हमें लगता है कि जैसे हमारा बैकवर्ड मोशन हुआ है अपर बॉडी का। तो अभी आपने इस एग्जाम्पल से ये देखा कि चीजें जो है वो अपनी इनिशियल पोजीशन के अंदर ही बने रहने की कोशिश कर रही है। तो ये जो एक कोशिश है किसी भी चीज की, किसी भी ऑब्जेक्ट की, पार्टिकल की, कि वो अपने स्टार्टिंग वाले इनिशियल पोजीशन में बने रहने की कोशिश करती है, यही चीज जो है इनर्शिया है।
और यही चीज जो है वो इनएक्टिविटी भी कहलाती है, कि वो अपने में इनएक्टिव कर रही है खुद को, अपने अंदर चेंज लाने से खुद को जो है ओपोज कर रही है। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल हमें देखने को मिला। तो रेट ऑफ ट्रांसमिशन जो है, ये एक फैक्टर हमें इस एग्जांपल से देखने को मिला है कि रेट ऑफ ट्रांसमिशन, किसका रेट ऑफ ट्रांसमिशन, मोशन का जो है वो भी एक इनर्शिया को अफेक्ट कर रहा है। दूसरा अगर एग्जांपल हम लेते हैं, मान लीजिए कि दोबारा से ये बस का हमारे पास फ्लोर है या फिर ट्रेन का आप फ्लोर मान सकते हैं, और अगर इस पर मैंने एक ऐसा स्टोन रखा है इस फ्लोर पर, ट्रेन के फ्लोर पर, दूसरा स्टोन मेरे पास जो है वो कुछ ऐसी शेप का है, और तीसरा स्टोन जो है हमारे पास वो कुछ ऐसी शेप का है। तो अब आप देख रहे हो कि अगर हम इनको डिवाइड करते हैं, जैसे अभी हमने ह्यूमन बॉडी को लोअर बॉडी और अपर बॉडी में डिवाइड किया था, तो अगर मैं इसको सेम इसी तरीके में करूं कि ये जो है ये हमारे पास अपर बॉडी आ गई है इन स्टोन की, ये और ये हमारे पास है लोअर बॉडी। तो अब आप देख रहे हैं कि स्टार्टिंग की जो इनिशियल पोजीशन है वो हम इनकी रेस्ट पर ही लेके चल रहे हैं, फिगर ए की तरह ही। तो जैसे ही हमारी ट्रेन ने मोशन में आने की कोशिश की है, जैसे ही उसने एक वेलोसिटी अटेन की है, तो आप देख रहे हो कि ये जो हमारे स्टोन है इनके अंदर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है। ये जो हमारा लोअर पार्ट है, लोअर पार्ट जो है हमारा इस स्टोन के अंदर, यहां पर क्या है कि ज्यादा मास है, मास ज्यादा है। और अगर हम अपर पार्ट देखते हैं इस स्टोन का, तो यहां पर मास जो है ज्यादा है, सॉरी यहां पर मास जो है हमारा कम है इसके कंपेयर में। इसी तरह अगर इसके एग्जांपल की बात करते हैं, तो यहां पर जो है मास हमारा इक्वल ही है, ये हमारा मास जो है एक तरह से इक्वल देखने को मिला है कि स्टोन ए जो है हमारा, ये स्टोन बी अगर मैं लेता हूं, ये स्टोन सी है, तो स्टोन ए जो है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है, स्टोन बी जो है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है, इसी तरह स्टोन सी जो है वो भी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अपने साथ रखता है। तो अब हम क्या करते हैं, हमने ट्रेन को एक मोशन दिया, एक वेलोसिटी दी है, तो अब ये वेलोसिटी के अंदर आ चुके हैं। तो अब आप देख रहे हो सेम यही वाली चीजें इसके साथ भी होगी, कि अपर बॉडी जो है इनिशियल में रेस्ट पर थी, तो वो कोशिश करेगी कि वो रेस्ट पर ही बनी रहे। तो अगर हम बात करें हमारे स्टोन बी की, तो स्टोन बी के अंदर आप देख रहे हो कि जो एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट है वो सबसे ज्यादा है इन सब के कंपैरिजन में। स्टोन सी का जो एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट है वो कम है, और जो स्टोन ए का एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट है वो हमारा एक कुछ क्वांटिटी रख रहा है। इसी तरह अगर हम इन तीनों को कंपेयर करते हैं, तो तीनों का जो एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट है वो डिफरेंट डिफरेंट है। तो अब हम देखते हैं कि जो हमारा यहाँ पर ज्यादा मास है इस वाले चीज में, तो जैसे ही हमने मोशन देना स्टार्ट किया अपनी ट्रेन को, तो हमने देखा कि जो स्टोन बी होगा हमारा, स्टोन बी जो है वो फॉल नहीं करेगा, स्टोन सी जो है, स्टोन सी जो है वो फॉल करेगा। इसी तरह हम इसका स्टोन ए के बारे में देखेंगे, लेकिन पहले इन दोनों को समझते हैं, फिर हम जाएंगे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास की तरफ। पहले अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का केस देखते हैं। तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का जब हम केस लेते हैं, तो हमने देखा कि जो हमारा एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट है, कि जो हमारा स्टोन बी है वो फॉल कर गया, वो फॉल नहीं किया है, और जो स्टोन सी है वो फॉल कर गया है। तो आप देख रहे हो कि एक तरह से एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट भी कहीं ना कहीं जो है वो मायने रख रहा है। तो हम इधर लिख देते हैं कि हमारा रेट ऑफ ट्रांसमिशन पहला फैक्टर था, दूसरा जो है एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट, एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट भी हमें जो है इफेक्ट देखने को मिला। तीसरी चीज इसके अंदर क्या देखने को मिली है, कि जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी एक फैक्टर आया है। हमारे एग्जांपल के थ्रू हम देख रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ बॉडी, कि एक तरह से जो बॉडी का डिस्ट्रीब्यूशन है मास का वो अनइक्वल है या फिर इक्वल है, ये भी हमें एक फैक्टर देखने को मिला है। तो अभी आप देखिए कि ये जो मोशन है, इनिशियल पोजीशन इनकी रेस्ट पर है, स्टार्टिंग में ये सब कुछ जो है
रेस्ट पर है। तो जैसे ही मोशन जो है ट्रांसमिट होता है स्टोन बी के अंदर, लोअर बॉडी के अंदर, तो आप देख रहे हैं कि लोअर बॉडी का जो मास है वो एज कंपेयर टू दी अपर बॉडी काफी ज्यादा है। और अगर मास ज्यादा है, अगर हम यहां पर लिखते हैं मास ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि इनर्शिया जो है वो भी ज्यादा है। ज्यादा मास होने की वजह से जो है इनर्शिया ज्यादा है, कहने का मतलब जो है उसकी इनएक्टिविटी की जो कैपेसिटी थी वो बढ़ चुकी है ज्यादा मास होने की वजह से। तो नीचे वाला पार्ट जो है हमारा वो एक तरीके में ज्यादा इनर्शिया रखता है अपने पास। उसी तरह जो हमारा ऊपर वाला पार्ट है ये जो है अपने पास कम इनर्शिया रखेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखो तो मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें कम देखने को मिला है। तो ज्यादा मास होने की वजह से जो ट्रांसमिशन है मोशन का इस लोअर बॉडी के अंदर जो मोशन का जो ट्रांसमिशन होना था वो जो है लेट हुआ है, क्योंकि ज्यादा मास है, ज्यादा एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट है। और वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखते हो कि फिगर सी के अंदर, तो यहाँ पर जो हमारा है जो लोअर बॉडी है हमारी, तो लोअर बॉडी में कम मास है यहाँ पर। इसके कंपेयर करते हैं तो अपर बॉडी से, तो लोअर बॉडी का जो मास ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है ये आपको कम देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर जो मोशन का ट्रांसमिशन होगा वो जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो फास्ट है हमारा ट्रांसमिशन मोशन का। और इस केस के अंदर स्टोन बी वाले केस में जो मोशन का ट्रांसमिशन है वो जो है स्लो है। तो आप देख रहे हो कि जहां पर मोशन का जो ट्रांसमिशन हो रहा है स्लो हो रहा है, वो हमारा जो है केस में स्टोन नहीं गिर रहा है, लेकिन जहां पर फास्ट है ट्रांसमिशन वो वाला हमारा फॉल कर गया था, स्टोन जो सी था। तो एक फैक्टर हमारे पास ये आया है कि जो रेट ऑफ ट्रांसमिशन, ये हम पहले लिख चुके हैं कि रेट ऑफ ट्रांसमिशन जो है अगर ये हमारा स्लो या फास्ट है ये भी इस फैक्टर को जो है अफेक्ट करता है। और इसके बाद अगर हम अगली चीज देखते हैं तो ये हमारा केस हो गया है। अभी 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 हमने देखा कि ये हमारा केस था अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का। ये जो दो हमने केस पढ़े हैं ये हमारे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। वहीं अगर हम दूसरी तरफ बात करते हैं कि जो हमारा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास के अंदर आप देखेंगे कि जो अपर बॉडी का इनर्शिया है, क्योंकि इनर्शिया जो हमारा वो बिल्कुल कंप्लीटली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के। तो अब आप देख रहे हो कि जो इनर्शिया हमारा अपर पार्ट का है और जो इनर्शिया हमारा लोअर पार्ट का है वो बिल्कुल सेम है, कि लोअर पार्ट का इनर्शिया और अपर पार्ट का इनर्शिया सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि इक्वल मास ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है अपर बॉडी में भी लोअर बॉडी में भी। इक्वल मास ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से जो इनर्शिया है वो इक्वल है। तो अब जैसे ही मैं मोशन में लाने की कोशिश करता हूँ स्टोन ए को, तो आप देख रहे हो कि स्टोन ए अब जो है मोशन का ट्रांसमिशन होगा, मोशन का ट्रांसमिशन हमारा लोअर बॉडी के अंदर होगा। तो लोअर बॉडी मोशन में आएगी जैसे ही, क्योंकि कांटेक्ट में है वो मोशन में तभी आएगी फटाफट से। और जो हमारी अपर बॉडी है, अपर बॉडी का मास भी इन दोनों का मास इक्वल है, इनर्शिया इक्वल है। तो ये भी जो है रेस्ट पर रहने की कोशिश करेगी। हमारी लोअर बॉडी जो है मोशन में आने की कोशिश करेगी, ये रेस्ट पर रहने की कोशिश करेगी। तो आप देख रहे हो कि इस केस में क्या होगा, ये स्टोन फॉल करेगा या फिर नहीं करेगा, क्योंकि इनर्शिया जो दोनों का है वो इक्वल है। ये यहाँ पर जो इनर्शिया आप देखने को मिल रहा है कि जो मोशन में आने का इनर्शिया है वो इक्वल है रेस्ट पर रहने की इनर्शिया के। तो इसके अंदर जो है स्टोन ए का फॉल नहीं होगा। इसी तरीके में अगर आप देखते हो जो हमारा स्टोन बी था कि लोअर पार्ट में ज्यादा मास है, यहाँ पर ज्यादा इनर्शिया आपको देखने को मिला है स्टोन बी के अंदर। तो आप देख रहे हो कि जो इनर्शिया है मोशन वाला लोअर पार्ट का, क्योंकि लोअर पार्ट जो है मोशन में आ चुका है, वो ग्रेटर है इनर्शिया ऑफ रेस्ट के, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के।
इनिशियल हमारी जो इनिशियल पोजीशन थी वो रेस्ट पर है कंप्लीट, और जो हमारी अपर बॉडी है, अपर पार्ट है जो स्टोन का, उसके पास कम मास है तो इनर्शिया भी कम है। कहने का मतलब ये है कि वो रेस्ट पर रहने की भी कम कोशिश कर पाएगा, रेस्ट पर रहने की कम कोशिश कर पाएगा। तो उसका जो मोशन वाला एरिया है उसको वो अपने साथ ही लेकर चलेगा, उसके अंदर आपको बैकवर्ड मोशन जैसी चीजें देखने को नहीं मिलेगी, इस वजह से वो फॉल नहीं कर रहा है। इसी तरह अगर हम सी को भी दोबारा से एक बार समराइज करते हैं, तो सी के अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जो मोशन वाला है, मोशन का इनर्शिया जो है हमारे पास लोअर बॉडी का, यहाँ पर मास कम है, अपर पार्ट में ज्यादा मास है। तो यहाँ का जो इनर्शिया है, इनर्शिया यहाँ का ज्यादा है, नीचे वाले का इनर्शिया कम है। तो आप देख रहे हो कि जो इनर्शिया अपर बॉडी का है वो ज्यादा होने के कारण जो है हमें उसमें अपने आप को जो है रेस्ट पर बनाने की कोशिश करेगा, और जो लोअर बॉडी है वो मोशन मारने की कोशिश करेगी। तो इस वजह से यहाँ पे चीजों को इनस्टेबिलिटी मिलेगी और ये फॉल करेगा इनस्टेबिलिटी होने की वजह से। तो हमारे पास ये तीन फैक्टर आए हैं कि रेट ऑफ ट्रांसमिशन जो हमारा मोशन का है वो डिपेंड कर रहा है, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट भी एक तरीके से डिपेंड करने को मिला है, दूसरा जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ बॉडी भी इसके अंदर एक फैक्टर मिला है। अब जो अगला केस हम डिस्कस करते हैं वो है, हम ग्लास विंडो लेते हैं, ये हमने ग्लास विंडो ले ली है। तो अब आप देखते हो कि अगर आप फायर करते हो इस पर बुलेट, और दूसरे केस में आप इसमें स्टोन को इस पे हिट करते हो, और दोनों का मास जो है वो इक्वल मास है, इक्वल साइज है। तो जब भी हम बुलेट से इसको हिट कराते हैं, इस मिरर को जब भी हम बुलेट से हिट कराते हैं, तो आप देखते हो कि बुलेट जो है इसमें बिल्कुल एक सर्कल बना करके निकल जाएगी, और जबकि मैं स्टोन से अगर इसको हिट करता हूं तो ये ब्रेक करेगा इस तरीके में ग्लास विंडो। तो ये हमने रियल लाइफ एग्जांपल बिल्कुल ऐसी चीजें देखी हैं। तो यहां पर देखने को मिला है कि जो टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट है वो भी एक फैक्टर है, कि यहाँ पर बुलेट और इस ग्लास का जो टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट है वो कम रहा है, इस वजह से इसने सिर्फ स्मॉल एरिया को इम्पैक्ट किया। यहाँ पर स्टोन का और ग्लास का इम्पैक्ट जो ज्यादा रहा है क्योंकि वेलोसिटी कम थी, यहाँ पर वेलोसिटी ग्रेटर थी। तो वेलोसिटी कम का मतलब है कि जो टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट है स्टोन का इस ग्लास के साथ वो ज्यादा है, इस वजह से ये जो है ये ग्रेटर इम्पैक्ट डाल रहा है इस पर। तो एक नया फैक्टर हमें देखने को मिला वो है टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो ये हमारे हमने इनर्शिया के जो रियल लाइफ एग्जांपल थे उनको कंसिडरेशन में लिया है, और हमने ये चार फैक्टर निकाले हैं अपने, ये हमारा फैक्टर 1 है, ये 2 है, ये फैक्टर 3 है, और ये फैक्टर 4 है। तो इसको एक बार समराइज करते हैं वापस से। इनर्शिया का जो मेन फैक्टर हमें देखने को मिला वो हमें देखने को मिला कि वो कंप्लीटली जो है एक मास पर ही डिपेंडेंसी है उसकी। इनर्शिया का मतलब है कि किसी भी बॉडी की इनएक्टिविटी, इनएक्टिव होना किसी बॉडी का, अगर वो मोशन में है तो खुद को मोशन में बनाए रखने की कोशिश कर रही है, अगर वो रेस्ट पर है तो खुद को रेस्ट पर बनाए रखने की कोशिश कर रही है। तो ये जो हमारी प्रॉपर्टी देखने को मिलती है कि खुद की पोजीशन के अंदर जो है चेंज नहीं होने दे रही, यही हमारा लॉ ऑफ इनर्शिया भी है और न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी है। तो ये जो अभी हमने देखा ये लॉ ऑफ इनर्शिया ही है, और यही हमारा जो है न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी है, कि ऑब्जेक्ट जो है जब तक आप उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करोगे वो खुद की पोजीशन को चेंज नहीं कर पाएगा, खुद की पोजीशन में चेंज करने से खुद को अपोज करेगा। ये चार फैक्टर हमारे सामने आए हैं, रेट ऑफ ट्रांसमिशन इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ बॉडी है, फोर्थ और लास्ट जो है वो है टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट। थैंक यू।